नमस्कार, मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एचके नॉलेज एंड मोर पर। मैं आज चर्चा करने जा रहा हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका के बारे में चर्चा करूंगा, जिसे आप जानते हैं जीवन की इकाई के रूप में, अर्थात सबसे छोटी इकाई की बात करें अगर किसी की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में, बॉडी कंस्ट्रक्शन में, तो वो सबसे छोटी इकाई के रूप में होता है सेल या कोशिका। लेकिन याद रखिए, इन छोटी इकाई से ही बड़े बड़े टिश्यूज़ एंड देन ऑर्गन और लास्ट में एक कंप्लीट बॉडी का स्ट्रक्चर तैयार होता है या एक कंस्ट्रक्ट होता है कहना चाहिए। तो उसमें बहुत बड़ी रोल अब प्ले करता है आपका द सेल अर्थात कोशिका, ठीक है, जिसे आप जीवन की इकाई कहते हैं। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि इसमें क्या है, कोशिका जीवन की इकाई क्यों कहते हैं, ठीक है, क्या हिस्ट्री रहा है सेल का, और बताऊंगा सेल थ्योरी, and then last cells as an autonomous unit और cells as a self contained unit के बारे में चर्चा करूंगा कोशिका एक स्वायत्त इकाई के रूप में। वीडियो शुरू करूं इससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो पसंद आता है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नए वीडियो की अपडेट आपको तुरंत प्राप्त हो, तुरंत मिल जाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका क्या है। तो सिंपली आपने देखे होंगे और सुने होंगे कि आप जब किसी जीवधारी का शरीर देखते हैं तो आपको मिलता है कि छोटे जीवधारी हो चाहे बड़े जीवधारी हो, लोअर एनिमल्स हो, लोअर कैटेगरी का एनिमल हो चाहे हायर कैटेगरी का एनिमल हो, सारे एनिमल्स में जितने भी प्रकार के एनिमल्स होते हैं पृथ्वी पर लाखों की संख्या में पाए जाते हैं। उन जीवों का आकार प्रकार में काफ़ी विभिन्नताएं होती हैं, काफ़ी डिफ्रेंशिएशन पाई जाती है, ठीक है। आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए कि वो जो डिफ्रेंशिएशन या विविधता होती है, एक जाति के सदस्यों में एक ही समान और दूसरे जाति के सदस्यों में दूसरे समान। कहने का मतलब एक ही जाति के सदस्यों एवं एक ही जनक के संतानों में भी पाई जाती है वो जो डिफरेंशिएशन है वो। दूसरी ओर आप ये समझ सकते हैं कि इतने सारे विभिन्नताओं के बावजूद, डिफरेंशिएशन के बावजूद, जो एनिमल्स की बॉडी है वो आधारी जो स्ट्रक्चर है, उसका जो फंक्शन है, उसमें सिमिलरिटीज़ होती है, उसमें एफिनिटीज़ होती है, समानता होती है, ठीक है ना। तो जीवन की एकता कहलाती है, यूनिटी ऑफ लाइफ कहलाती है, जिसमें समानता हो। क्लियर है। समस्त यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर जो ऑर्गेनिजम्स है उनके शरीर का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो सेल से ही होता है। जितने भी प्रकार के एनिमल्स हैं सबके शरीर में सेल्स का वही स्थान होता है। जैसे आपके घर में बनी हुई बहुत बड़ा अगर घर है, बहुत बड़ा कंपाउंड है आपका, तो वहाँ पर जो ईंट का स्थान है वही स्थान एक बॉडी में, एक शरीर में सेल का होता है। आप समझ सकते हैं अगर आपके पूरे घर से एक ईंट निकाल दी जाए तो कैसा दिखेगा। निकाल के देखिए एक ईंट आपके किसी कोने से, किसी जगह से, किसी दीवार से। मैं भरने के लिए नहीं कह रहा हूँ, केवल निकालिए उसको, अब बताइए मुझे कैसा दिखता है और कैसा लगता है। समझ में आएगा, मतलब उसके बिना आपके घर की कल्पना नहीं की जा सकती। कोशिका में समस्त प्रकार की जैविक क्रिया, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होने की क्षमता होती है। लाइक इज रेस्पिरेशन है, फोटोसिंथेसिस है, एक्सक्रेशन है, डाइजेशन है, इंगेशन है, एक्सक्रेशन है, एट्सेट्रा। आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी प्रकार के एनिमल बॉडी है उसमें पाई जाने वाली ये जो कंस्ट्रक्शन है, ये जो एक छोटी संरचना है, द स्मॉल यूनिट ऑफ एनी बॉडी, इसमें बायोकेमिस्ट्री के रूप में भी देख सकते हैं, बायोफिजिक्स के रूप में भी देख सकते हैं, इसमें जो फिजियोलॉजी है वो भी देख सकते हैं, जेनेटिक्स भी देख सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी भी देख सकते हैं। कहने का मतलब इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम एक साथ एक सेल के अंदर कर सकते हैं जो आप किसी एनिमल में करते हैं। क्लियर है। तो मैं आता हूँ सिंपल द डेफिनेशन ऑफ सेल के लिए। क्या कोशिका की परिभाषा होती है डेफिनेशन ऑफ सेल में जब जाते हैं तो काफ़ी ईजी डेफिनेशन मिलता है हमको। डेफिनेशन ऑफ सेल, क्या क्या डेफिनेशन मिलेंगे इसके, तो कई बार अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार का डेफिनेशन देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आपके लिए मैं जो डेफिनेशन कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे आप। आपको सबको पता होना चाहिए कि किसी भी शरीर में, किसी भी जीव शरीर में जो उसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है उसको हम लोग सेल कहते हैं। मतलब स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, structural and functional unit of
एनी बॉडीज इज कॉल्ड सेल। मतलब संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से कोशिका जीवन की इकाई मानी गई है। क्लियर है? संरचनात्मक मतलब जो संरचना, जो संगठन बनता है, जो जीव का आपको दिखाई देता है, और फंक्शनल करने का मतलब जो कार्य वो करती है, जिसको आप जैविक क्रिया कहते हैं। मल्टी सेलुलर एनिमल की बात करें तो हायर एनिमल्स हो जाते हैं वो, जिसमें सेलुलर डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है, कोशिकीय श्रम विभाजन पाया जाता है। लेकिन जो यूनिसेलुलर होता है, एक कोशिकी होते हैं, उसमें ये सेलुलर डिवीजन ऑफ लेबर नहीं पाया जाता, आपको पता होना चाहिए। ठीक है? जो अदर एनिमल्स होते हैं, अदर एनिमल कहने का मतलब जो हायर वर्टिब्रेट्स, उसमें अलग अलग कार्यों को करने के लिए अलग अलग प्रकार के सेल ऑर्गेनेल्स या कोशिका अंगक भी मौजूद रह सकता है, आपने देखे होंगे। ठीक है? तो मैं यहाँ पर कोशिका को परिभाषित करने जा रहा हूँ। लुई और सिकेविड्स के अनुसार इन्होंने परिभाषित किया था कि कोशिका पारगम्य झिल्ली से घिरी हुई जैविक क्रियाओं की ऐसी इकाई है जो जीवित तंत्रों से मुक्त माध्यम में स्वयं प्रजनन कर सकती है। कहने का मतलब ये है कि कोशिका पारगम्य झिल्ली से घिरी हुई जैविक क्रियाओं की ऐसी इकाई है जो जीवित तंत्रों से मुक्त माध्यम में स्वयं प्रजनन कर सकती है। कहने का मतलब जो एक सेल है वो ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन से घिरी हुई है, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन से घिरी हुई है। ठीक है? जिसमें जैविक क्रिया या बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है। ठीक है? जो जीवित तंत्रों से मतलब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से वो मुक्त होकर स्वयं रिप्रोडक्टिव हो सकती है या स्वयं प्रजनन की प्रक्रिया कर सकती है। सेल्फ रिप्रोडक्टिव की प्रक्रिया को वो संचालित कर सकते, रिप्रोडक्टिव कर सकती है। क्लियर है? आप दूसरे रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं इसको। कोशिका समस्त जीवों की वह आधारभूत संगठन है, संगठन और क्रियाओं का वो सूक्ष्मतम लेकिन पूर्ण अभिव्यक्ति कह सकते हैं आप लोग, कंप्लीट एक्सप्रेशन है, जो बाहर की ओर एक डिफरेंशियली परमिएबल कोशिका भित्ति द्वारा परिसीमित रहती है, जिसमें स्वतः जनन की क्षमता होती है। यह विभिन्न पदार्थों का वह छोटा संगठित रूप है जिसमें सभी क्रियाएं होती रहती है, जिन्हें सम्मिलित रूप से हम जीवन कह सकते हैं। कहने का मतलब सेल किसी भी जीव शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। ये एक लाइन में क्लियर हो जाता है। क्लियर है? समझ में आया? उसके बाद में आता है, हम बात करते हैं कुछ हिस्ट्री के बारे में। तो क्या हिस्ट्री होता है इसका, कहाँ से ये डिस्कवर हुआ, कैसे ये लोगों के सामने आया, किस किस रूप में पहले देखा गया था। देखिए, ये जो इसकी हिस्ट्री है, कोशिकाओं को चूँकि जो सेल होता है वो काफ़ी सूक्ष्म इकाई के रूप में होती है। ठीक है ना? काफ़ी छोटी इकाई के रूप में होती है, इसलिए नग्ड आई से देखना इसको पॉसिबल नहीं है। उसको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो माइक्रोस्कोप का इतिहास और सेल का जो हिस्ट्री है, इतिहास है, वो लगभग सिमिलर चलती है, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है? ठीक है? सबसे पहले इसमें आपको देखने और पढ़ने को मिलेगा, एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। ठीक है? ये नाम आपने सुना होगा, काफ़ी प्रचलित नेम है ये। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में 1665 ईयर में कारका के पतले काट मतलब एक छोटे से लकड़ी का टुकड़ा उन्होंने देखा, उसके पतले काट काटे और उसमें उन्होंने माइक्रोस्कोप में रख कर देखा था कि उसमें छोटे छोटे सेल या कोष्ठ दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? सेल या कोष्ठ दिखाई देते हैं। ठीक है? ये जो सेल है, इस सेल को उन्होंने बाद में सूक्ष्मदर्शी की सहायता से मधुमक्खी के छत्तों में पाए जाने वाले कोष्ठ के समान देखा। मतलब जो हनी बीज का जो छाता रहता है, हनी बीज का, उसी के समान कोष्ठ आपको दिखाई देता है, जिसका प्रकाशन रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट ने माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक में किया था। समझ सकते हैं आप कि रॉबर्ट हुक द्वारा माइक्रोस्कोप में सबसे पहले सेल की खोखली मृत कोशिकाओं को देखा गया था। ठीक है? उसका अध्ययन या ऑब्जर्व किया था। ठीक है? जीवाणु और कुछ प्रोटोजोन्स का अध्ययन ल्यूवेन हॉक ने किया था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है? जितने भी प्रकार के बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया मतलब उसमें से कुछ बैक्टीरिया एंड क्या बोलते हैं, प्रोटोजोन्स का जो एक्सपेरिमेंट है, स्टडी है प्रोटोजोन्स का, इसको करने का श्रेय जाता है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को। ये जो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक है, इससे रिलेटेड एक और स्टोरी चलती है, और वो स्टोरी क्या है आपने देखे होंगे और सुने भी होंगे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक का। एंटोनी वॉन
ल्यूवेन हॉक का एक स्टोरी ये चलती है कि इन्होंने एक माइक्रोस्कोप का निर्माण किया था। मतलब सबसे पहले जीवित कोशिकाओं का अध्ययन किया था एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने इन 1675 में जीवित कोशिका का अध्ययन किया था, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ का, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें डच जो साइंटिस्ट थे, यही है डच साइंटिस्ट। नेक्स्ट आता है जो ग्रीव थे, एन ग्रीव नामक साइंटिस्ट ने 1682 में सेल कॉन्सेप्ट दिया था, सेल कॉन्सेप्ट का प्रतिपादन किया था, जिसके अनुसार इन्होंने बताया था कि कोशिका समस्त जीवों की संरचनात्मक इकाई है। मतलब इन्होंने क्या बताया था, स्ट्रक्चरल यूनिट है, ऐसा बताया था, समस्त कोशिकाओं की संरचनात्मक इकाई है, ऐसा इन्होंने बताया था। नेक्स्ट इसमें आता है बाद में आया एक और साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन, ये जो रॉबर्ट ब्राउन नामक साइंटिस्ट है, ऊपर रॉबर्ट हुक आप पढ़े थे और ये आता है रॉबर्ट ब्राउन नामक साइंटिस्ट ने सेल के अंदर पाई जाने वाली न्यूक्लियस की खोज की थी। मतलब डिस्कवर ऑफ न्यूक्लियस के लिए इसको जाना जाता है, डिस्कवर ऑफ न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। केंद्रक को सबसे पहले आर्किड्स के जड़ की कोशिकाओं में देखा गया था। ये जो न्यूक्लियस देखा गया था सबसे पहले एक सेल के अंदर, वो आर्किड्स में देखा गया था। क्लियर है। नेक्स्ट आता है इसमें डुजार्डीन नामक जो साइंटिस्ट थे, डुजार्डीन, ये हिस्ट्री चल रहा है ना, ध्यान रखेंगे। इसने 1836 में न्यूक्लियस के चारों ओर पाई जाने वाली सेमी फ्लूइड जो कि मसल सेल में होती है, उसको सार्कोड नाम दिया था, उसकी खोज किया था इन्होंने। डुजार्डीन नामक साइंटिस्ट ने न्यूक्लियस के चारों तरफ सेमी फ्लूइड, ठीक है, सेमी फ्लूइड ऑफ न्यूक्लियस की खोज किया था, जो चारों तरफ पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है पुरकिंजे नामक जो साइंटिस्ट है, पुरकिंजे नामक साइंटिस्ट ने 1839 में कोशिका के अंदर पाई जाने वाली जेबिली के समान पदार्थ को प्रोटोप्लाज्मा कहा। ठीक है, वो क्या प्लाज्मा कहा, प्रोटोप्लाज्मा कहा, प्रोटोप्लाज्मा। ठीक है, जेली के समान जो पदार्थ पाया जाता है उसको इन्होंने प्रोटोप्लाज्मा नाम दिया था। नॉमेनक्लेचर लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, नॉमेनक्लेचर। प्रोटोज एक ग्रीक वर्ड हुआ जो प्रिमिटिव या फर्स्ट कहलाता है, और प्लाज्मा मीन्स होता है सबस्टेंस या पदार्थ, मतलब प्राथमिक पदार्थ को प्रोटोप्लाज्मा जीव द्रव्य नाम दिया गया था। नेक्स्ट साइंटिस्ट आता है हग्जले नामक साइंटिस्ट ने जो प्रोटोप्लाज्मा होता है, इसी प्रोटोप्लाज्मा को फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहा, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ मतलब जीवन का भौतिक आधार माना। ठीक है, बाद में और कुछ साइंटिस्ट हुए, जैसे एक फेमस साइंटिस्ट नॉल एवं रस्का जो नामक साइंटिस्ट है, इन्होंने 1932 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की है। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्लाउडे और पैलेड नामक साइंटिस्ट ने, क्लाउडे एंड पैलेड नामक साइंटिस्ट ने 1974 के आसपास कोशिका की अल्ट्रा स्ट्रक्चर का अध्ययन किया था, स्टडी ऑफ सेल अल्ट्रा स्ट्रक्चर, परासंरचना का अध्ययन किया था। याद रखेंगे, जिस कार्य के लिए इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था, नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। क्लियर है, तो ये हो गया कंप्लीट हिस्ट्री। इसके बाद में आता है सेल थ्योरी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो वीडियो आपको देखने और सुनने को मिल रहा है इसमें। नेक्स्ट आता है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट थे, फेमस बॉटनिस्ट। ठीक है, नाम यहाँ पर अपन शो करना पड़ता है, कर देते हैं। जर्मन बॉटनिस्ट, एक थे जर्मन बॉटनिस्ट, ठीक है, और दूसरा थे अंग्रेज, मतलब कह सकते हैं ब्रिटेन जूलॉजिस्ट,
इंग्लिश लिखूँ तो ज़्यादा बेटर है। इंग्लिश जूलॉजिस्ट, एक जर्मन बॉटनिस्ट और दूसरा इंग्लिश जूलॉजिस्ट। जब जो जर्मन बॉटनिस्ट थे इसका नाम था माल्थियस जे स्लीडन। माल्थियस जे स्लीडन ने 1838 में, और इंग्लिश जूलॉजिस्ट थियोडोर स्वान ने, थियोडोर स्वान ने 1839 में, ठीक है। बॉटनिस्ट थे तो पौधों में और जूलॉजिस्ट थे तो जंतु में। इन्होंने बताया था कि उस जीव का निर्माण या उस पौधे का निर्माण एक ही समान कोशिकाओं के मिलने से ऊतक से हुआ है, ऐसा इन्होंने बताया था, ठीक है। प्राणी कोशिका की चारों ओर एक पतली परत पाई जाती है, जीवद्रव्य झिल्ली कहते हैं, ऐसा उन्होंने बताया था। प्राणी कोशिका के चारों तरफ थियोडोर स्वान ने बताया था, और जो स्वान ने ही पादप कोशिका का भी अध्ययन किया और बाद में बताया था कि पादप कोशिका की चारों ओर भी एक भित्ति पाई जाती है जो इसकी प्रमुख विशेषता बनती है। दोनों वैज्ञानिकों ने संयुक्त रूप से कोशिका संबंधी एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसे हम लोग कोशिका सिद्धांत के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कोशिका सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो देखते हैं कोशिका सिद्धांत आगे क्या कहता है, सेल थ्योरी आगे क्या कहता है, ठीक है। कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी दोनों के अनुसार दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए सेल थ्योरी में क्या बताया गया है, तो इन शॉर्ट में मैं बोलूँगा, ज़्यादा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए लिखूँगा नहीं। प्रत्येक जीव कोशिका और उनके उत्पाद के बने होते हैं, मतलब हर जीव का फॉर्मेशन किससे होता है? सेल एंड सेल प्रोडक्ट होता है, ये जान लीजिए, सेल एंड सेल प्रोडक्ट होता है। क्लियर है? कोशिका सबसे छोटी इकाई होती है, स्मॉल यूनिट होती है। आप ये शुरू में देखें सबसे सूक्ष्मतम इकाई है जिसके अंदर बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, याद रखेंगे, बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड, अगर आप जानते हैं कि हर प्रत्येक कोशिका जीव द्रव्य का पुंज है जो बाहर से कोशिका झिल्ली द्वारा घिरी होती है, मतलब इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? पुंज ऑफ प्रोटोप्लाज्मा, प्रोटोप्लाज्मा, ठीक है। पुंज ऑफ प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य का पुंज कहेंगे जो कि कोशिका झिल्ली के द्वारा घिरी रहेगी। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। प्लांट सेल में क्या पाई जाती है? प्लांट सेल में बाहर का क्या बोलते हैं? वाल, भित्ति, सेल वाल बोलते हैं जिसको। और पुंज ऑफ प्रोटोप्लाज्म ये जंतु कोशिका में पाई जाती है। नेक्स्ट थर्ड, स्ट्रक्चरली आप देखते हैं संरचनात्मक दृष्टिकोण अगर आप अपनाएं या देखें तो कोशिकाएं एक समान होती है, ऐसा थियोडोर और स्वान ने बताया था, ठीक। संरचनात्मक रूप से सारी कोशिकाएं एक समान होती है, सिमिलर होती है, सिमिलर होती है, ठीक है। जिसमें पाई जाने वाली जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ है वो भी समान होंगी। सिमिलर स्ट्रक्चर एंड देन सिमिलर मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़, मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी सिमिलर होती है, सिमिलर, ठीक है। नेक्स्ट, जितने भी प्रकार के एनिमल होते हैं सब में बायोलॉजिकल एक्टिविटी करने के लिए कोशिकाओं की क्रियाशीलता और उनमें अंतर संबंध पाया जाता है, इंटर रिलेशन पाया जाता है जिसके कारण वो एक्टिवेट रहती है। उनमें उन कोशिकाओं के बीच में क्या होती है? एक्टिविटी होती रहती है। और ये कहें कि एक्टिविटी प्लस इंटर रिलेशनशिप कह सकते हैं हम लोग, इंटर रिलेशनशिप की वजह से वह संचालित होते रहती है, काम करते रहती है। नेक्स्ट, कोशिका को एक आनुवांशिक यूनिट कहते हैं। सेल को इनके अनुसार, थियोडोर और स्वान के सेल थ्योरी के अनुसार हेरेडिटी यूनिट कहते हैं। आनुवांशिक इकाई के नाम से जाना गया है क्योंकि इसी में आनुवांशिक पदार्थ होता है, बिकॉज इंक्लूडेड जेनेटिक मटेरियल ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। जो कि विकासवाद के सिद्धांत के समान ही कोशिका सिद्धांत जीव विज्ञान के प्रमुख सिद्धांतों में से एक है, ये क्लियर हो जाता है। थियोडोर स्वान ने
एक ने पादप कोशिका के आधार पर, एक ने जंतु कोशिका के आधार पर ये बता दिया था। कुछ शॉर्ट कमिंग्स ऑफ सेल थ्योरी भी होती है, आपको ये पता होना चाहिए क्या शॉर्ट कमिंग्स होते हैं। स्लेडन ने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं के अंदर केंद्रक से होती है, और वान बोल और नेगेली ने इस धारणा का खंडन किया था। स्लेडन ने क्या बताया था कि नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिका के अंदर केंद्रक से होती है, और वान बोल नेगेली ने उस अवधारणा का खंडन कर दिया था। कई जीवों के शरीर की कोशिकाओं में विभेदन होने के बावजूद, मतलब डिफरेंशिएशन होने के बावजूद, बहुत से जो न्यूक्ली होते हैं, नाभिक होते हैं, उन्हें कोइनोसाइटिक या संकोशिकी कहते हैं। उदाहरण है कवक है, राइजोपस है। श्वान ने कोशिका सिद्धांत में बताया था कि कोशिकाओं का निर्माण अपने आप उसी प्रकार होता है जिस प्रकार किसी पदार्थ के रवि क्रिस्टल का निर्माण हो जाता है। तो ये था स्लेडन और श्वान का कोशिका सिद्धांत था, ठीक है। बाद में इसको परिष्कृत और परिमार्जित करके इस थ्योरी को, सेल थ्योरी को, कुछ साइंटिस्ट थे, सेल थ्योरी को बाद में मॉडिफाइड किया गया और मॉडर्न सेल थ्योरी का प्रतिपादन किया गया था, ठीक है। आप अभी जो आप पढ़ते हैं वो मॉडर्न सेल थ्योरी पढ़ते हैं, उसे कोशिका डॉक्ट्रिन या कोशिका सिद्धांत या सेल प्रिंसिपल या सेल डॉक्ट्रिन के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसमें भी लगभग इसी प्रकार के कंटेंट आपको देखने को मिलेंगे। सारे जीव कोशिका और उसके उत्पाद के बने होते हैं। जितने भी प्रकार के सेल्स होते हैं अपनी प्रारंभिक सेल से निर्मित होते हैं। इसमें जो केमिकली कंपोजिशन होता है, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ है, वो सब एक समान होती है, ठीक है। इसके शरीर में होने वाली सभी क्रियाएं, जीवित कोशिकाओं में होने वाली क्रिया और उनके बीच इंटर रिलेशन का परिणाम होता है, ऐसा मैंने बताया है आपको, ठीक है। जीवों कोशिकाओं को आनुवांशिक इकाई कहा गया है, आनुवांशिक पदार्थ उसमें प्रेजेंट होने के कारण, ठीक है। जीवों की वृद्धि, ग्रोथ उनके विभाजन के फलस्वरूप होती है। जब तक सेल डिवीजन नहीं होगा उसमें विभाजन और वृद्धि नहीं, मतलब वृद्धि और आयतन में वृद्धि नहीं हो सकती, विकास नहीं हो सकता। क्लियर है। सेल में टोटिपोटेंसी होती है, अर्थात एक अकेली कोशिका से संपूर्ण जीव का विकास हो सकता है। ऐसे इतनी पावर होती है। सेल अपनी इंडिविजुअलिटी को बनाए रखती है, अपने विशिष्ट पर्यावरण और होम्योस्टेसिस को में ही रहना पसंद करती है, ऐसा आप समझ सकते हैं। सेल एज एन ऑटोनॉमस यूनिट के रूप में भी पढ़ते हैं। सेल एज आ सेल्फ कंटेंट यूनिट के रूप में भी आता है कि एक स्वायत्त इकाई के रूप में है। आप अभी देखिए कि प्रत्येक कोशिका एक स्वायत्त इकाई के रूप में कार्य करती है। जीवन के सभी मूलभूत क्रियाओं को स्वतंत्र रूप से संचालित करती है। कहने का मतलब जो एक्टिविटी आपको एक शरीर में दिखाई देगा वही एक्टिविटी आपको एक सेल के अंदर दिखाई देगी। प्रत्येक कोशिका अजैविक पदार्थों को जैविक पदार्थों के अवयवों में बदल सकती है, मतलब हर कोशिका अजैविक पदार्थों को जैविक पदार्थ के अवयव में, कंपोनेंट में बदल सकती है। प्रत्येक कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके लिए कोशिका में श्वसन के दौरान भोज्य पदार्थ के अणुओं को ऑक्सीकरण होता है, आपको ये पता होना चाहिए। वृद्धि के समय कोशिका जटिल अणुओं से नए घटकों का निर्माण कर सकती है, क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को रिप्लेसमेंट कर सकती है, रिप्लेस कर सकती है। जितने भी प्रकार के सेल होते हैं वो सेल मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी के फलस्वरूप बने जितने भी प्रकार के एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है उसका एक्सक्रेशन या उत्सर्जन करने की क्षमता रखती है। सेल जो होती है वो रेस्पिरेशन का भी कार्य करती है, अपने चारों ओर के जो एटमॉस्फेयर होता है वहाँ से गैसेस एक्सचेंज का कार्य करती है। प्रत्येक जो सेल होती है, प्रत्येक कोशिका जो होती है वो क्या बोलते हैं डिवीज़न के द्वारा न्यू प्रोगेनी सेल्स का फॉर्मेशन करने की क्षमता रखती है। हर कोशिका का अपना एक लाइफ स्पैन होता है, अपना एक जीवन काल होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इसी प्रकार की वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आज की इस वीडियो इतना ही, नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलेगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।